हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो गाइज, एज यू नो दैट कि जैसा कि आप सभी को मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अब हम लोग मतलब डीएसएसपी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, मतलब बहुत बल्क में तो नहीं है, बट हाँ ठीक है। आपको क्या मतलब है, मतलब बस एक सिंगल सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं डीएसएसबी पीजीटी के भी मतलब जितने भी ऑलरेडी जितने पेपर्स अब तक हो चुके हैं ना, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों दोनों पेपर में सॉल्व करवाऊंगी। मतलब डीएसएसबी में पीजीटी मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग वो होते हैं एग्जाम्स। तो यहाँ पे दोनों के सॉल्व पेपर्स जो है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है डीएसएसबी पीजीटी का पेपर 2014 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। 30 नवंबर 2014 को कंडक्ट किया गया था। टीयर 1 है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे इसका 2015 में एक पेपर कंडक्ट हुआ था वो, ठीक है, जो कि टीयर 2 था। सो हेयर डीएसएसबी पीजीटी 2014, ठीक है, बायोलॉजी पेपर ऑलरेडी एग्जाम डेट में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप कि बहुत ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पता ही होनी चाहिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किंगडम होता है, देन उसके बाद में डिवीजन, या फिर अगर एनिमल किंगडम है तो फाइलम, फिर उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज होता है। तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, आपका डिवीज़न आ जाएगा। डिवीज़न के बाद में फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और जीनस। तो यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है यहाँ पे। बाकी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसको लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं, क्योंकि लीनियस सर ने ही इसे दिया था। द हायर रैंक गिव अ मोर जनरल डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हायर रैंक होती है वो मोर जनरल डिस्क्रिप्शन देती है, बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बिकम मोर स्पेसिफिक एज वी डिसेंड डाउन द हायरार्की। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीशीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है, तो स्पीशीज़ में जो है वो आपको ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे जैसे आप हायर की तरफ में बढ़ते जाते हो, तो जैसे जैसे लोअर की तरफ में डिसेंड करते हैं तो वहाँ पे हमें कैरेक्टर्स का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब जनरल हो जाते हैं। ये वर्ड्स याद रखना, यहाँ पे जनरल होता है और इस तरफ में चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई नेचर लाइकन फ्लैंजेन फैमिलिन, ये किस मतलब ये किसने लिखा था? तो ये एंगलर एंड प्रेंटल सर का दिया हुआ है। डाई नेचर पी फ्लैंजेन फैमिलिन इज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। दे प्रपोज द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक, उन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दिया था। दिस बुक एंड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट द न्यू पोस्ट डार्विनियन perspective. They organize the following flowering plant life in line with the growing complexity in their floral morphology, ठीक है। तो किस बेसिस पे किया था, ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो किस बेसिस पे होती है? तो डिफरेंस इन द सेल वॉल लेयर कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर क्या है, डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो सेल स्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं होती है, जो सेल वॉल होती है उसी में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का जो कंपोनेंट होता है उसी की बेसिस पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट की जाती हैं। सो हेयर लेट मी रब दिस। सो ए ऑप्शन जो है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें देख चुके हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट जो है वो किस में, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है और उसमें कम होता है, ठीक है। वेयर एज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैव हायर लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है और ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट जो है वो किस में, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो है वो किसका है, एनोनेसी फैमिली का, एनोनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन एनोनेसी फैमिली। इट इज़ डेवलप्ड, कब डेवलप होता है,
व्हेन द सीड कोट ग्रोज इनटू एंडोस्पर्म, जब सीड कोट जो है वो किस में ग्रो कर जाता है, एंडोस्पर्म में, एंड डाइसेक्ट्स इट इज ऑब्जर्व्ड इन द अरेका नट और मेंबर्स ऑफ द फैमिली एनोनेसी। ठीक है, अरेका नट देख रहे हो ना, सुपारी वगैरह जो होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि कौन थे वो, एक्टिनोमाइसिटीज थे। इनको और हम लोग किस नाम से जान रहे थे, रे फंजाई के नाम से भी जान रहे थे। सो एक्टिनोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया। दे आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट फॉर्म अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड प्रोड्यूस स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कॉर्क स्क्रू शेप का मतलब फॉर्म का बैक्टीरिया जो है उसको क्या बोलते हैं, वो हमारे स्पाइरोकीट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि कैसे हैं, कॉर्क स्क्रू शेप में। कॉर्क स्क्रू मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपने वो जो नट या बोल्ट मतलब नट बोलते हैं शायद इसे, तो इसमें ये देखो इस तरीके से ऐसे 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 होता है, तो यही कॉर्क स्क्रू शेप है। कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरोकीट्स, दे आर स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, सिलेंडर लंबे से होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर कीमोहेटरोट्रॉपिक। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे होते हैं ये, कीमोहेटरोट्रॉपिक होते हैं। दे आर ईदर फ्री लिविंग और होस्ट एसोसिएटेड। दे हैव एंडोसेलुलर फ्लैजिला विच हेल्प इट विद द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैंने मतलब कंप्लीटली जूम आउट कर दिया है ताकि चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें आपको। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल, जब वायरस पार्टिकल सेल के बाहर है तो वो कैसे कैसा मतलब क्या उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग विरियन बोलते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ अ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन, हैव अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। Main function of virion is to deliver its DNA or RNA genome into the host cell so that genome can be expressed by the host cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि इलिटेरियम, इलिटेरियम क्या है, यह डेंजरस ड्रग है, ये किससे ऑब्टेन करते हैं। काइंडली मार्क दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलिटेरियम जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, एक बैलियम से ऑब्टेन किया जाता है। इलिटेरियम इज अ डेंजरस ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एक बैलियम। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड और स्क्वर्टिंग कुकुम्बर। ठीक है, स्क्वर्टिंग कुकुम्बर या वाइल्ड कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है। कैसा है ये, इज अ हेयरी पेरिनियल हर्बेशियस वाइन ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर टॉक्सिक पर्टिकुलरली द ग्रीन फ्रूट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो डेस्मोडियम गायरेंस है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेस्मोडियम गायरेंस, इसको और भी किस नाम से जानते हैं, डांसिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम गायरेंस विच बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी दलहनी फसलों की जो फैमिली होती है, पी, चिक, मटर और मतलब चना वगैरह जो भी सारे हैं वो उसी में आते हैं। ऑल्सो नोन एज फैमिली फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पी या लेग्यूम्स होती हैं। साइंटिफिक नेम है डेस्मोडियम गायरेंस का। द साइंटिफिक नेम ऑफ डेस्मोडियम गायरेंस इज कोडेरियोकैलिक्स मोटोरियस। ठीक है, काइंडली नोट डाउन दिस अगेन। इट इज ऑल्सो नोन एज द टेलीग्राफ प्लांट फॉर इट्स टाइनी लेटरल लीफलेट मूवमेंट एट रेट्स दैट आर स्विफ्ट इनफ टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द नेकेड आई। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, लीफलेट्स का जो मूवमेंट होता है वो इतना फास्ट होता है कि मतलब आप इजीली जो है इसको आंखों से देख सकते हो और ऐसा लगता है मतलब ये लीफ जो है ये डांस कर रही होती है। दिस इज द मेथड फॉर कंट्रोलिंग द सन टू ऑप्टिमाइज सनशाइन, मतलब कि ज़्यादा धूप ना लग जाए इस चीज़ को, मतलब ये प्लांट खुद में क्या है, ऑटोनोमस है, ये सारी चीज़ें वो खुद कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, लीफ जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा सन मतलब ज़्यादा जो है वो सनलाइट उस पर ना पड़ सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, आई थिंक आपको पता भी रहा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस। एड्स वायरस में क्या होता है कि मतलब कि HIV वायरस वो कैसा है, RNA के साथ में प्रोटीन है। ठीक है, एड्स वायरस कंटेन्स RNA प्लस प्रोटीन। एड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म है, विच इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, HIV वायरस है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट कंटेन्स इनवेलप प्रोटीन्स होती हैं, कोर होता है, दिस प्रोटीन्स लोकेटेड इन बिटवीन द कोर। और बाकी आपने
अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखा हुआ है तो फिर इस तरीके से मतलब देखा होगा कि इस तरीके से स्पाइक्स लगी होती हैं और बीच में ऐसे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़े होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंको बाइलोबा इज नाउ, जिंको क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जिंको बाइलोबा क्या है, जिम्नो है कि टेरिडो है, जिम्नो है, एनजीओ है, क्या है? ठीक है, तो जिंको जिंको बाइलोबा क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इसको ऑलरेडी और किस नाम से जानते हैं? जिंको बाइलोबा इज कॉमनली नोन एज जिंको, या फिर इसको ऑल्सो नोन एज मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कॉमनली किस नाम से जानते हैं इसको? मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेडन हेयर फर्न किसको बोलते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसकी अगर मतलब क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक जिंको बाइलोबा जो है वो किंगडम प्लांटी से है, ट्रैक्योफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्मी है, डिवीजन क्या है इसका? जिंकोफाइटा है, क्लास जिंकोप्सिडा है और ऑर्डर जिंकोगोयल्स है। ठीक है, जिंकोगोयल्स, और फैमिली जिंकोनेसी है। जीनस क्या आ जाएगा? जिंको, और स्पीशीज क्या है? जिंको बाइलोबा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो था मेन, हम पहले अब क्वेश्चन पे आते हैं कि जिंको बाइलोबा इज नॉट नाउ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भाई क्या कर लिया, इसका एक्स-सीटू कंजर्वेशन कर लिया। एक्स-सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संरक्षण। इन सीटू एक्स-सीटू मैंने बताया था ना, इन सीटू मतलब जो चीज़ जहाँ पे है उसको उसी जगह पे हमने क्या करना है? प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको मतलब सब मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से उसको नेचुरल प्रोटेक्शन देना है। बट इन केस ऑफ एक्स-सीटू कंजर्वेशन में क्या है कि कोई चीज़ है अगर वो मतलब एक्सटिंक्ट हो रही है या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है तो उसको क्या करते हैं, हम उठा के ले जाते हैं और उसको किसी अच्छी जगह पे सेफ प्लेस पे मतलब उसको रख देते हैं। अगर एनिमल है तो उसको जू वगैरह में रख देंगे या फिर इस तरीके से नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्लांट्स हैं तो उनको मतलब बोटेनिकल गार्डन वगैरह जो होते हैं उसमें ले जाके इसको लगा देते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसको मतलब कि प्रिजर्व सेव कर लिया है, वरना ये क्या हो रहा था, एक्सटिंक्ट हो गया था। सो एक्सप्लेनेशन इज जिंको बाइलोबा इज नॉट नाउ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकॉज ऑफ इट्स एक्स-सीटू कंजर्वेशन, विच मीन्स कंजर्वेशन आउटसाइड द हैबिटेट। अब ऐसा तो नहीं कि हाँ ये जहाँ लग रहा था उस जगह पे मतलब इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं किसी भी वजह से मतलब ये क्या हो रहा था, ये ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इसको इसके नेचुरल हैबिटेट से ला करके हमने इसको अपने तरीके से इसको गार्डन में लगा लिया बाय परपिचुएटिंग सैंपल पॉपुलेशन इन अ जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, जिंको बाइलोबा इज वंस इन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इज नाउ फ्लरिशिंग इन द गार्डन्स। ठीक है, और जनरली आपने कॉलेज वगैरह में देखा भी होगा तो ये सारे लगे रहते हैं। जिंको बाइलोबा हो गया, रोकेरिया वगैरह हो गया, साइकस पाइनस हो गया, इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो एज द नेम इंडिकेट, क्रायो मीन्स क्या है, लो टेम्परेचर की बात की जाती है। तो लो टेम्परेचर पे आप लोग क्या प्रिजर्व कर सकते हो भाई? सीमेन कर सकते हैं, पोलन का प्रिजर्वेशन हो ही रहा था -196 पे, एनसीईआरटी बताती है। लिविंग सेल भी कर सकते हो, वेरी यंग फीटस को भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा यहाँ पे। क्रायो प्रिजर्वेशन यूजफुल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, लिविंग सेल्स, वेरी यंग फीटस. It is a process that preserve organelles, cells, tissues or any other biological construction by cooling the samples to very low temperature. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब कि प्लांट्स की स्टडी, यानी कि एल्गी वगैरह की बात कर रहे हैं। तो एल्गी की स्टडी किसने किया था? हमारे फ्रिश्चर थे। ठीक है, एफ ई फ्रिश हो जाएगा। अगर इसी जगह पे माइकोलॉजी आ जाता तो माइकीज मतलब क्या होता है, मशरूम, तो वो मतलब मशरूम से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब फंजाई से रिलेटेड हो जाएगा। सो हेयर F.E. Frisch is popularly known as father of phycology, study of algae. He proposed the classification of algae that they should not be divided into phyta यानी कि division, but only into the classes में ही सिर्फ दिया था। According to him, algae were classified into following two classes based on the structure and reproduction of algae. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईपीकैक। ठीक है, या एपीकैक जो भी आप पढ़ोगे इसको, एपीकैक विच इज एन एक्सीलेंट ड्रग फॉर अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री के लिए एक ड्रग ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम क्या है, एपीकैक। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग रूट्स ऑफ सिफेलिस से हो जाए। ठीक है, रूट्स ऑफ सिफेलिस से हो जाएगा। यस,
Ipecac is an excellent drug for amoebic dysentery obtained from the roots of Syphilis. ठीक है, Syphilis. It is made from alcohol extraction of the plant Syphilis. It contain two active alkaloid agents हैं. दो alkaloid agents के हैं इसमें, एमिटीन और सिफेलिन आ जाते हैं दोनों. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आराम से पॉज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. एक्चुअली देखो 100 क्वेश्चन हैं, तो या तो 50-50 करके कवर कर लूँ या फिर 30-30 करके करें. ठीक है, 30-30 करके ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी. ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम. स्टाइलोपोडियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में, ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी बार भी लिख सकते हो ना, लिख लो, क्योंकि ये स्टाइलोपोडियम देख करके ये आपको एकदम से याद आना चाहिए कि ये किसका है. तो ये जो फीचर है, स्पेशल फीचर, ये एपीएसी का है. एपीएसी या फिर इसको आप लोग और किस नाम से जानते हैं हम लोग, अम्बिलीफेरी फैमिली. ठीक है, अम्बिलीफेरी. ठीक है, तो ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है. आप सोच रहे होगे अम्बलीफेरी में क्या है, तो धनिया, सौंफ, जीरा वगैरह जितने सारे हैं, गाजर वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, इसी अम्बलीफेरी का फीचर है. ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, ओवरी के ऊपर है नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको स्टाइलोपोडियम कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द फैमिली एपीएसी और एम्बलीफेरी. एम्बलीफेरी एक्चुअली इसका पुराना नाम था, नया नाम जो है वो इसका क्या है, एपीएसी है. स्टाइलोपोडियम इज अ ग्लैंडुलर डिस्क शेप्ड और अ कोनिकल स्वेलिंग लाइक एक्सपेंशन एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल इन प्लांट्स ऑफ फैमिली एपीएसी, फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फ्लेवरिंग एजेंट वनीला. वनीला जो है वो किसको बिलोंग करता है, तो सबको पता है वो ऑर्किडेसी का मेंबर है. फ्लेवरिंग एजेंट वनीला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑर्किडेसी. इट इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम pods of the flat-leaved vanilla. There are over 150 varieties of vanilla plant. Just like grapes that make wine, नो टू वनीला बीन्स आर सेम इन फ्लेवर, एरोमा और कलर. सोचो कितनी, मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. फेदरी स्टिग्मा. फेदरी स्टिग्मा जो है ये भी मतलब स्पेशल फीचर ही है अपनी फैमिली का. तो फैमिली कौन सी है भाई, सबसे ज़्यादा जो हम लोग ग्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किसके हैं, ग्रामिनी के हैं. ठीक है, ग्रामिनी, या फिर इसका पुराना नाम क्या था, और भी इसको किस नाम से जानते हैं, पोएसी. ठीक है, गेहूँ. तो गेहूँ में, ये मतलब वीट में आपको फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है. और इसके साथ एक वर्सटाइल एंथर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू कैन गाइज जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट है, स्टेमन्स आर द मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय. तो ये किसने किया था, ये ग्रीव सर ने दिया था. ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. स्टेमन्स आर द मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, ये सब, ये बात मतलब पहली बार किसने बोली थी, तो ग्रीव सर ने बोला था. कब बोला था इसको, 1682 में दिया गया था ये स्टेटमेंट. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है. द बल्ज पार्ट ऑफ स्टेमन विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, इसको एंथर बोलते हैं. और जो स्टॉक लगा होता है, ये स्टॉक क्या है, ये फिलामेंट होता है और इसके ऊपर ये एंथर लगा होता है, बस. नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल द न्यू सेलुलर टिश्यू रिमेन्स सिंगल लेयर्ड. न्यू सेलर जो है वो सिंगल लेयर्ड हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, मतलब सिंगल लेयर का न्यूसेलस जो है वो किस में देखने को मिलेगा, न्यूसेलर टिश्यू, जिसका आंसर है टेनन्सिलेट ओव्यूल्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो. टेनन्सिलेट ओव्यूल्स में सिंगल लेयर का न्यूसेलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे. इन टेनन्सिलेट ओव्यूल्स द न्यूसेलर टिश्यू रिमेन सिंगल लेयर्ड. द ओव्यूल्स विद हाइपोडर्मल स्पोरोजिनस सेल्स विद यूनिलेयर्ड nucellus tissue is called tenancellate. They have very small nucleus. Next question है क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट डिफ्रेंशिएट सीलिया फ्रॉम फ्लैचिला. सीलिया को फ्लैचिला से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. सो ऑप्शंस आर, सीलिया आर शॉर्ट एज कंपेयर टू फ्लैजिला. डेफिनेटली इट इज करेक्ट. फ्लैजिला आर लेस इन नंबर. फ्लैजिला भाई देखो एक या दो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं. और सीलिया जो है वो क्या होते हैं, मैनी होते हैं. जैसे पैरामीशियम वगैरह देख लो तो उसकी बॉडी पे क्या है, मतलब पूरे इस तरीके से पूरा सीलिया ढेर सारे होते हैं. लेकिन अगर यूग्लिना की हम बात करते हैं इस तरीके से, तो यूग्लिना में दो ही फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला होता है. तो ये भी सही है. सीलिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल सर्फेस. सो हियर ऑल ऑफ दी अबव आर द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा.
बाकी यहाँ पे देखो डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप इजीली नोट कर सकते हो। सीलिया आर यूजुअली शॉर्टर, फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर इन लेंथ होता है, नंबर ऑफ सीलिया इज कंपैरेटिवली मोर होता है, और फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं। यूजुअली जनरली देखा जाए तो मतलब रेंज अगर पूछता है कभी तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 to 8 हो सकते हैं। बाकी 2 तक तो पता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी 2 होते हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रो में भी और यू में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज डिराइवन बाय, यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो कैसे चलता है, तो किसकी हेल्प से चलेगा भाई, एटीपी एनर्जी लगेगी तभी तो चलेगा, तभी तो मूवमेंट हो पाएगी उसकी। सो यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज डिराइवन बाय एटीपी। द फ्लैजिला इज अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट ऑन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक cells as we know in the previous question. It serves the purpose of moving the cells. Eukaryotic cells have flagella that is made up of protein filament as known as microtubules and use ATP to create a bending like motion that propels the cell forward, जो कि सेल को क्या है आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। प्रोपेल्स मतलब आगे बढ़ाना। Next question, question number 22 is asking about the bioluminescence. Bioluminescence is a phenomenon associated with, तो ये किससे रिलेटेड एसोसिएटेड है, ये पायरोफाइटा से हो जाएगा, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। So, bioluminescence is a phenomenon associated with pyrophyta which possesses the ability to produce light through a complex biochemical reaction involving ल्यूसीफिरेज, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये दोनों केमिकल्स का नाम कई बार पूछा जाता है, ल्यूसीफिरेज और ल्यूसीफेरिन, ठीक है, काइंडली नोट डाउन दिस। ल्यूसीफेरिन, द फंक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इन पायरोफाइटा इंक्लूड्स, डिफेंस पर्पज से भी होता है, अट्रैक्शन ऑफ प्रे, ठीक है, तो मतलब दोनों रीजन पॉसिबल है, डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं कई बार, और कई बार प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं। और केमिकल्स कौन से हैं, ल्यूसीफेरेज और ल्यूसीफेरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following algal divisions is characterized by possession of chlorophylls A and B, starch as the energy storage material, cellulosic cell wall है, and live in fresh water and marine habitats। तो आपको बताना है कि algal division में कौन सा है, मतलब क्लोरोफाइटा है, फियोफाइटा है कि रोडोफाइटा है, तो डेफिनेटली ए और बी ही देखने को मिल रहा है, तो वो किसका हो जाएगा, क्लोरोफाइटा का हो जाएगा, ठीक है। रोडोफाइसी में ए और डी आ जाएगा इस तरीके से। So here chlorophyta algal division is characterized by possession of chlorophyll A and B, starch as the energy storage material, cellulosic cell walls and live in fresh water and marine habitat। क्लोरोफाइटा में क्या जाते हैं हमारे ग्रीन एल्गी, जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोमाइडोमोनास वगैरह, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, विच एल्गल डिवीजन इज डिवाइडेड अप into 3 main groups consisting of golden brown algae, येलो ग्रीन एल्गी और डायटम्स, ठीक है। तो डायटम्स तो देखो किस में आ जाते हैं, क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं, ठीक है। डायटम्स, डेजमिड्स, गोल्ड मतलब येलो ग्रीन एल्गी और गोल्डन ब्राउन एल्गी, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी इनके नाम से कॉमनली किस किस को क्या क्या कहा जाता है, ये चीज़ भी आप नोट करके मुझे मतलब नोट कर लो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। So here chrysophytes, algal division divided into 3 main groups consisting of golden brown algae, yellow green algae, diatoms, यानी कि क्या आ जाएंगे, डेजमिड्स वगैरह इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज बेस्ट सीन इन, तो ये कहाँ पे देखने को मिल रहा था, हमें ग्रीन एल्गी में देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास वगैरह में, इन सब में फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉज सीन इन देम इन द फॉर्म ऑफ आइसोगेमीट, दैट द गेमीट्स वर फॉर्म्ड वर प्लस एंड माइनस स्ट्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, तो डेफिनेटली एल्गी में होता है। देखो ये चीज़ एक बार तुम नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है, एल्गी ब्रायो। सो हेयर मैंने लिख दिया है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुझसे मतलब 2 बार इंटरव्यू में मेरे से ये चीज़ पूछी गई थी। तो एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बनने के साथ ही मियोसिस हो जाती है। लेकिन अगर ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की बात करूँ तो यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलती है।
बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एनजीओ, अगर हम एनजीओ की बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो वहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद में मियोसिस होता है, मतलब गैमेट्स में मियोसिस होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार डिटेल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी इन जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट डिवाइड्स मियोटिकली और व्हेन द जाइगोट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज आफ्टर कैरियोगैमी। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सारगासो सी इज अ नेम आफ्टर एन एल्गी सारगासम। तो सारगासम क्या है? सारगासो मतलब सारगासम अपने आप में क्या है? ये एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सारगासो सी इज नेम्ड आफ्टर एन एल्गी सारगासम विच इज ब्राउन एल्गी, इज कॉमनली नोन एज जापानीज वायरवीड। अगर ये नाम कभी पूछ लिया जाए आपसे कि जापानीज वायरवीड के नाम से कौन सी एल्गी जानी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सारगासम। दैट बिलोंग्स टू द एल्गल ग्रुप कंटेनिंग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ग्रीन एल्गी की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं? पिगमेंट्स ए बी, और बात की कैरोटीनॉइड वगैरह हो जाएंगे, और इसमें ब्राउन में ए और सी आ जाएगा, रोडोफाइसी में ए और डी हो जाएगा, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ए और सी होगा साथ में, मतलब फ्यूकोजेंथिन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड क्या होता है एल्गी का? तो वो मतलब सॉरी, यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका लेमिनेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी एंटीपोडल सेल्स, कितने एंटीपोडल सेल्स होते हैं आर देयर इन द इनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक? ठीक है, बताया था मैंने प्लम्बैगो, यूनोथेरा, प्लम्बैजिला, ठीक है, बहुत सारे थे। तो वहाँ पे आपको इसमें बताना है, तो यहाँ पर कोई एंटीपोडल सेल नहीं होता है। इन यूनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक द एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो किससे? माइक्रोपाइलर एंड के जो सेल्स होते हैं वहीं से होती हैं। द एम्ब्रियो सैक ऑफ दिस टाइप टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सेंट्रल सेल विद टू पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड होता है, एक एग सेल होता है, बट लैक्स एंटीपोडल सेल्स। दिस इज द यूनिक अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनोथेरा जीनस ऑफ द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लखनऊ है। और सबसे पहली बार जो सहेली पिल्स हैं वो किसने बनाई थी? CDRI ने ही बनाई थी। ये क्वेश्चन KVS में पूछा जा चुका है। क्या है CDRI? इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लेबोरेटरी एम्प्लॉइंग साइंटिफिक पर्सनल्स। बाकी सारी चीज़ें देख लो, कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है CDRI। इट इज़ ए जस्ट 1 स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन सम पैरासिटिक फंजाई अ ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? सबको पता है कि ये हॉस्टोरिया होगा या प्रेसोरियम होगा, फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट। हुक लाइक संरचना जो है वो बनती थी, किस में बनती थी? फंजाई में। अगर फंजाई ध्यान से देख पढ़ा होगा तो ये स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें जनरल फीचर्स में बताई जाती हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अप्रेसोरियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब पैरासिटिक फंजाई अ ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट इज नोन एज अप्रेसोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंजाई। फंजाई में परफेक्ट स्टेज की बात जब की जाती है तो वो क्या होती है? तो परफेक्ट स्टेज का मतलब है भाई उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट फंजाई या फिर इनपरफेक्ट स्टेज कहलाता है। तो इनपरफेक्ट फंजाई, या फिर एक और नाम से जानते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दो देखो, व्हेन द फंगस इज परफेक्टली हेल्दी नहीं, व्हेन इट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली नहीं, व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्टली सेक्सुअल स्पोर्स, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो वो परफेक्ट स्टेज कहलाता है फंजाई का। अगर एब्सेंट होती है तो वो फंजाई इनपरफेक्टाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से कि कौन सी क्लास है जो फंजाई इनपरफेक्टाई में आती है, तो वो हमारे आ जाते हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज, ठीक है। ये क्या है? फंजाई इम्परफेक्टाई हैं। परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्टली सेक्सुअल स्पोर्स, और बाकी देख ही रहे हो। और ये जनरली किस में देखने को मिलता है? एस्को और बेसिडियो में देखने को मिलता है, मतलब सभी में है, फाइको में भी है, एस्को में भी है और बेसिडियो में भी है, बस ड्यूटीरो में ही ये स्टेज क्या है? एब्सेंट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम कोड है ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज जो है उसका एंजाइम कोड क्या है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो डेफिनेटली आपका आंसर फाइनली क्या है, ये 2712 है। अब बाकी इसमें जो कोड्स दे रखे हैं, इन कोड्स का सबका अपना एक स्पेसिफिक मतलब है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा भी, वो एक बार जाके गूगल करोगे तो तुम्हें वहाँ पे भी इसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो एंजाइम कोड फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज इज 2712। जो पहला डिजिट है मतलब 2 जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट मेजर क्लास ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम की क्लास को बता। यहाँ पे देखो मतलब एक बार चीज़ों को मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जो कोड तो तुम्हें समझ में आ गया होगा 2712, लेकिन सपोज दैट फर्दर एग्जाम में अगर इसी से रिलेटेड फिर से कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है। तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कोड क्या है 2712। इसमें जो 2 है वो 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट द एंजाइम की क्लास को, ठीक है, एंजाइम की किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास को। और वो क्लास कौन सी है, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का पता ही होगा आपको कि ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब कि एक ये ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, ट्रांसफर सा फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो 2 समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जो सेकेंड डिजिट है आपका वो क्या है, 7 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस था मेरे पास। सेकेंड डिजिट क्या है, ये सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट द सब क्लास। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले पहला वाला क्लास को, ये दूसरा सब क्लास को विद इन ट्रांसफेरेज, ठीक है, ट्रांसफेरेजेज सिग्निफाई द ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप को सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद में थर्ड वाला जो डिजिट आ जाता है हमारा वो क्या है, फर्दर स्पेसिफाइज द सब क्लास। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम के। और काम क्या है इसका, इंडिकेटिंग दैट द फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू एन अल्कोहल ग्रुप एज द एक्सेप्टर, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है वो क्या है हमारा 2, यानी कि ये इंडिकेट करता है सीरियल नंबर को। किसका सीरियल नंबर, ये एक ऐसा यूनिक सीरियल नंबर है फॉर ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर सब क्लास ग्लूकोकाइनेज का ये क्या है, सीरियल नंबर है। तो आई थिंक अब चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। और ये क्वेश्चन देख के मतलब अगर तुम्हें नहीं आ रहा है एग्जाम में तो मतलब तुमने स्किप ही कर दिया होगा, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली तुम्हें डायरेक्ट नंबर मिल रहे थे इसमें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं आराम से। एज्यूम दैट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम है जिसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो जो डाटा गिवन है वो नोट करते चलो साथ साथ। 60,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, मॉलिक्यूल के कितने हैं, मतलब कि सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 60,000 है। एंजाइम के कितने आ जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल हैं। और सबस्ट्रेट के यहाँ पे लिखो कितने आ जाते हैं आपके पास, 60,000 आ जाएंगे। आर टेकन इनटू अ टेस्ट ट्यूब। उनको हमने किस में लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी है। ऑल दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये सबस्ट्रेट जो है वो किस में चेंज हो जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं। प्रोडक्ट इन 5 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। कह रहा है कि टाइम भी लिख लो यहाँ पे तुम, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मिनट दिया हुआ है। कंसिडरिंग दिस डाटा कैलकुलेट द TON। TON मतलब समझ रहे हो, टर्न ओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम। ये जो हम लोग एंजाइम ले रहे हैं, ये एंजाइम के 4 मॉलिक्यूल, इसी एंजाइम का हमें टर्न ओवर नंबर बताना है। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो टर्न ओवर नंबर किसका है, NCERT में दिया हुआ, याद करो, ठीक है, याद करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तुम्हें टर्नओवर नंबर का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो नंबर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय कितने एंजाइम्स हैं इनटू टाइम, जो भी आपको यहाँ पे टाइम मेंशन है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आपको कितने मेंशन है यहाँ पे, मतलब कितना सबस्ट्रेट का दे रखा था नंबर, ये कितना था, 60,000 है, ठीक है। 60,000 डिवाइडेड बाय एंजाइम्स के कितने दे रखे हैं, 4, और टाइम कितना दे रखा है, 5, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 से आ जाएगा, फिर 4 से काट दो, 4 3 से 12, और ये कितना आ जाएगा, 3,000। तो यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया।
सिंपली ये कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिवाइज मतलब बता देती हूँ। एंजाइम्स जो डाटा जो तुम्हें गिवन है ना, वो सारी चीज़ें तुम साथ साथ में नोट करते चलो। एंजाइम के 4 मॉलिक्यूल हैं, सबस्ट्रेट 60,000 है, टाइम कितना है 5 मिनट है, बनाना क्या है प्रोडक्ट बनाना है, टर्नओवर नंबर निकालना है एंजाइम का, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कितने सबस्ट्रेट बनने हैं 60,000, कितने एंजाइम्स काम करेंगे 4 एंजाइम काम करेंगे, कितनी देर के लिए काम करेंगे 5 मिनट के लिए काम करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यानी कि 3000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखो टर्नओवर ऑफ एन एंजाइम इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाय एंजाइम। भाई जितना सबस्ट्रेट था उसी को तो हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो उस प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए कितने एंजाइम्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, बस यही दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं और आपका आंसर 3000 निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन था। प्लांट हार्मोन यूज एड एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन है भाई, सीधी सी बात है ABA है। ठीक है, जो कि क्या है, एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट वर्क करता है। वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड एंड इट इज देयरफॉर नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। ABA इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस इन द एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। और हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट है ABA, नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन है। बाकी इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की बात की जाए तो कौन सा हार्मोन, ABA है। क्यों, क्योंकि इन द एपिडर्मिस जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करवा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को होने से रोका जाए, इसीलिए नाम क्या पड़ा, एंटी ट्रांसपेरेंट। और बाकी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से तो जाना ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम अपेक्स इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाय। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी जो है वो किसने दी थी, और फिर उसके बाद में इसमें मतलब जो डिविजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के बेसिस पे ही मतलब रखा गया है। इसमें दो तरीके का वो होता है डिवीजन, एक पेरिफेरल पे जो होता है वो ट्यूनिका होता है, और अंदर की तरफ में जो होते हैं वो कॉर्पस होते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये वाला तुम्हें डायग्राम याद है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मतलब रहता है एनसीईआरटी में। तो इसमें जो ये बाहर की तरफ वाले सेल्स होते हैं ये वाले ट्यूनिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्यूनिकल सेल्स हैं। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, सबसे पहले तो तुम ये चीज़ें नोट कर लो। ठीक है, इसको दिया किसने था, तो इसको स्मिड सर ने दिया था। कब दिया गया था ये, तो ये तुम देख लेना थोड़ा सा, SCHMIDT स्मिड सर ने दिया था। और कभी भी ये अगर पूछता है कि ये मतलब रूट एपेक्स के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है या शूट एपेक्स के लिए, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, दिस इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द शूट एपेक्स। ठीक है, शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में ट्यूनिका जो आती है, ठीक है, नाम जैसे बता रहा है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसका नाम एक्चुअली ये है, यहाँ पे लिखते हुए ये ट्यूनिका कॉर्पस। तो जो ट्यूनिका लेयर है ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ स्मॉलर सेल्स है, डिवाइडिंग ओनली इन एंटीक्लाइनल प्लेन। ठीक है, ट्यूनिका में T आ रहा है, एंटीक्लाइनल में भी T आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंटीक्लाइनल। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं मैंने बताया था ये एकदम बाहर बाहर वाले, ये कैसे हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन करते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द एपिडर्मिस, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में ये जो अंदर वाले जो सेल्स होते हैं, जो कॉर्पस वाले सेल्स होते हैं, इनर लेयर ऑफ सेल्स हैं, लार्जर सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग इन ऑल प्लेन्स, ये जो है ये सभी प्लेन्स में डिवीजन करते हैं। ये चीज़ तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में, इसी तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। कंट्रीब्यूटिंग टू द बल्क ऑफ द शूट, और ये बल्क शूट का बल्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्यूनिका कैसी हो गई, बाहर वाली है। कैसे सेल्स में डिवीजन हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। क्या बना रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे हैं। कॉर्पस की बात करें तो इनर लेयर है, ये कैसे सेल्स हैं, ये लार्जर सेल्स हैं, और साथ में डिवाइड कर रहे हैं कैसे प्लेन में, सभी प्लेन्स में। ठीक है, चारों तरफ इनका डिवीजन होता है और कंट्रीब्यूट करते हैं बल्क ऑफ द शूट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपेक्स इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाय द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के प्लेन के बेसिस पे ही इसका नाम रखा गया है। आउटर जोन ऑफ शूट एपेक्स यानी कि ट्यूनिका फॉर्म्स द प्रोटोडर्म या फिर एपिडर्मिस, through which anticlinal division give rise to epidermis of stem and leaves।
और कॉर्पस क्या है, इनर मास है मेरिस्टेम का, वेयर सेल अंडरगोज डिवीजन इन डिफरेंट प्लेन्स टू फॉर्म प्रोकैम्बियम और ग्राउंड स्टेम बनाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पूछ रहा है कि एक्जेंथीमा इन सिट्रस इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की वजह से। बाकी मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से फ्री के नंबर मिल जाते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो बाकी और भी देख लो कि कॉपर से होने वाली और कौन कौन सी डिजीजेस आ जाती हैं। Exanthema in citrus is due to deficiency of copper. It is produced by soil factors brought about by soil microorganisms, which causes the yield of gums on the bark and affect the fruit bearing capacity of the tree. Dying of leaves is a major characteristic symptom of exanthema. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि द फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। ठीक है, जो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। डिजीजेस तो भाई जितनी दे रखी हैं सारी पढ़ के जाओ। कह रहा है कि द पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज, द वाइट स्पॉट्स ऑन द क्लोरोटिक लीफ एरियाज बिकम नेक्रोटिक एंड टर्न रेडिश ब्राउन, या फिर ब्राउन कलर की हो सकती हैं। तो ये सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहे विच रेस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड एल्बिगो कैंडिडा। तो सबको पता है कि एल्बिगो कैंडिडा विच नहीं है, यहाँ पे होगा वाइट रेस्ट। ठीक है, वाइट रेस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो फाइकोमाइसिटीज की ओमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग एग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। So, white rust of crucifers caused albigo candida belongs to the class Oomycetes. The plant member of the Brassica family are generally susceptible to this disease. White rust has been known to cause agricultural losses in fields cultivating member of this family including cauliflower, broccoli और Indian mustard वगैरह में ये प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो किस में देखने को मिलती है, तो पाइनस में देखने को मिलती है। बाकी साइकस पाइनस के अगर आपने डिफरेंसेस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। साइकस में कौन सी आ जाएगी, तो साइकस में सिंपल होती है, और बाकी क्लीवेज जो है वो किस में आ जाएगी, पाइनस में आ जाएगी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन पाइनस। इट कॉमनली अकर्स इन जिम्नो। इन केस ऑफ कॉनिफेरस प्लांट्स ऑल द 4 सेल्स ऑफ द यंग एम्ब्रियो डेवलप इनटू 4 एम्ब्रियोज। द 3 विदर ऑफ, मतलब 3 जो है उसमें से मर जाती हैं, और जो एक ही है कंप्लीटली डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दिया था, तो अभी हम देख चुके हैं, स्मिथ सर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स इन साइकस। तो साइकस में जो म्यूसिलेजिनस कैनाल्स हैं वो कहाँ पे, कॉर्टेक्स और पिथ में पाई जाती हैं, और रेजिनस कैनाल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो पाइनस में पाई जाती हैं। साथ में लिखते चलो उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास भाई कोई ओवरी होती ही नहीं है। वो द फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे हैव नो ओवरी, इसीलिए उसमें नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर वस्कुलर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विच हैव नेकेड और unclosed seeds that are born in cones and do not have an ovary, therefore डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, तो वो एनजीओ का है। किसने दिया था डबल फर्टिलाइजेशन, तो नवाज़ सर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा आर एब्सेंट इन। स्टोमेटा एब्सेंट किस में होंगे, तो जो सबमर्ज प्लांट है उसी में एब्सेंट होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर दबे हुए हैं। बाकी जीरोफाइट्स की बात करें तो उसमें संगन स्टोमेटा पाया जाता है। फ्री फ्लोटिंग की बात करें तो उसके सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ठीक है, एजिंग ऑफ लेग्स भी कह सकते हैं इस चीज़ को। और क्यों होता है, इट अकर्स व्हेन बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि जो भी मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हैं और सारी चीज़ें हैं जिसमें से मतलब कहीं ना कहीं आप देख ही रहो कि कितने लार्ज अमाउंट में मतलब कचरा निकल रहा है, तो उसमें कहीं ना कुछ तो मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। न्यूट्रिएंट वैल्यू इन द सेंस कि वो न्यूट्रिएंट वैल्यू बह करके कहाँ जा रही है, पानी में ही जा रही है। और पानी में जा रही है तो वहाँ पे जो भी हमारे मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद में वो फिर छोटे छोटे से कितने बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो ओवरली इनरिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली आपको फॉस्फोरस और नाइट्रेट देखने को मिलता है। कहाँ पे, डोमेस्टिक सीवेज वगैरह में। और
बाकी खेतों में भी जैसे फर्टिलाइजर वगैरह डालते हो, बारिश होती है तो वो भी पानी कहीं ना कहीं बह के हमारे नदियों में ही तो जाता है, नदी तालाब वगैरह इन सब में। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है। और वो जो लेक होता है, मतलब पॉन्ड होता है, वो क्या है, पहले तो ऐसे बहुत गहरा सा है, लेकिन जब बार बार मतलब उसमें बाहर से पानी मिट्टी आता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे, तो क्या है वहाँ पे एक ऐसे बेड सी बन जाती है ना, सॉइल बेड बनना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और फिर एक टाइम बाद क्या होता है, ये पूरा ऐसे भर जाता है और ये किसमें, लैंड एरिया में चेंज हो जाता है एज न्यूट्रिएंट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी टू फॉर्म अ कवर ओवर द वाटर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्लांट्स ग्रो ऑन स्नो। स्नो पे जो ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट, यानी कि जो भी ठंडी चीज़ों से रिलेटेड है ना, लो टेम्परेचर, स्नो क्या है वैसे ही लो टेम्परेचर माइनस में चलती हैं चीज़ें, तो क्रायोफाइट्स हो जाएंगे। ऑक्जेलो जो सैंड में होते हैं। प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज क्रायोफाइट्स। दीज फॉर्म्स ऑफ एल्गी कॉजेज रेड स्नो, ग्रीन स्नो, येलो स्नो, बता चुके हैं ऑलरेडी। ग्रीन स्नो मतलब रेड स्नो किसकी वजह से होता है, हिमेटोकोकस निवालिस, या फिर एक और था ना, क्लमाइडोमोनास की भी एक स्पेशीज थी शायद, उसकी निवेलिस की वजह से हो रहा था। तो ये सारी मतलब एल्गी वाला मैंने शायद जब पढ़ाया था आपको तो उसमें मैंने बताया है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। द टर्म क्रायो रिफर्स टू द कोल्ड और फाइटो मीन्स प्लांट या ऑर्गेनिज्म। तो क्रायोफाइट आर नोन एज क्रायो वेजिटेशन या फिर क्रायो फ्लोरा कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कार्पोगोनियल फिलामेंट ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंसिस्ट ऑफ, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 से 5 नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। कार्पोगोनियल फिलामेंट ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 नंबर ऑफ सेल्स। कार्पोगोनियल फिलामेंट इज सिचुएटेड एट द टिप एंड इज ऑल्सो नोन एज कार्पोगोनियम। इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है विद अ स्वॉलन बेस एंड लॉन्ग ट्यूबुलर नेक कॉल्ड ट्राइकोगाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के आपको फीचर्स पता होने चाहिए, बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्या मेंशन है। सो ऑप्शंस क्या है, देखो पहला है एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, सही है। कह रहा है सिंपल प्रोटोप्लास्ट विद प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से होगा भाई, वो तो मतलब क्या है, प्रोटो है ना, प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें तो ये चीज़ होगा नहीं, तो आपका आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं लो स्टेट ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रीमली सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे बस सेल्स लगे होते हैं एक दूसरे के साथ में। एब्सेंस और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यस डेफिनेटली, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इज गिवन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। जो रेड एल्गी है उसमें आर फाइको एरिथ्रिन ज़्यादा होता है और यहाँ पे सी फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम का मतलब क्या है, वो किस में इन्वॉल्व है, वो फोटो पीरियोडिज्म में इन्वॉल्व होता है। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन फोटो पीरियोडिज्म। फाइटोक्रोम इज अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाउंड इन द, देखो पीएफआर होता है और एक पीआर करके होता है, देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा। प्लांट दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो पीरियोडिज्म जो है रेफरेंस क्या है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड लाइट। शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ना, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये सारे। तो फाइटोक्रोम इज अ की कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब किसका, फोटो पीरियोडिज्म का की प्रोसेस क्या है, फाइटोक्रोम है। As it helps the plant sense duration of light and darkness. It is particularly involved in triggering events such as flowering के लिए, dormancy के लिए, और other developmental processes based on changing length of day and night. Next है question number 49, the branch of ecology that deals with the biological relationship between an individual organism or an individual species to its environment। मतलब individual की बात कर रहे हैं तो वो ऑट इकोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। The branch of ecology that deals with the biological relationship between an individual with, इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद से, एनवायरनमेंट के साथ में, तो ऑट इकोलॉजी हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करते तो वहाँ पे सिन इकोलॉजी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज 50 तक ही कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कैंसर्स आर अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैव बीन अराउंड एज लॉन्ग एज पीपल। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, तो सबको पता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर ऑन्कोलॉजी हो गया, ब्रांच मेडिसिन डील विद स्टडी ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स इसको आज हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस तक। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 51 क्वेश्चन से कैरी करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।